अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं फोर्स और मोमेंटम। फोर्स और मोमेंटम का आपस में रिलेशन क्या है, इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए जा रहे हैं। बात करते हैं फोर्स एंड मोमेंटम के रिलेशन की। फोर्स मतलब क्या होगा? पुश और पुल। और मोमेंटम क्या होगा? P इज इक्वल टू mv। पहले हम थोड़ा सा जनरली इन दोनों का रिलेशन देखते हैं। मोमेंटम देखें, एक गाड़ी है, उसका जो मैस है वो है जी 5 kg और उसकी जो वेलोसिटी है वो है जी 10 मीटर पर सेकेंड। तो इनका मोमेंटम हमारे पास क्या आएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 50। ऐसे ही है। ये जो वेलोसिटी इसके तो 10 मीटर पर सेकेंड की आई है, ये कहां से आई है? ये आई है फोर्स से। ऐसी है। एक्सेलरेशन दबाया ना, एक्सेलरेशन दबाने का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन दबाया, एक्सेलरेटर जो गाड़ी को होता है, रेस इसको बोलते हैं, जब वो दबाई, इसका मतलब है कि फोर्स जो लगाई है वो इंजन ने लगाई है। फोर्स जो वेलोसिटी है वो आई है फोर्स की वजह से। अगर हम ये फोर्स बढ़ा दें तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम भी बढ़ जाएगा। एक ट्रक है हमारे पास, उसका जो मैस है वो 100 kg सपोज करते हैं, और वेलोसिटी उसकी भी इतनी है, उसकी वेलोसिटी जो है वो भी 10 ही है, तो इसका आ जाएगा जी 100 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1000। अब इसका मोमेंटम कितना होगा? 1000। ये किसका मोमेंटम है? ये है ट्रक का मोमेंटम। एक चीज याद रखनी है आपने, जिसका मोमेंटम जितना ज्यादा होगा उसको स्टॉप करना उतना मुश्किल होगा। ठीक है, ट्रक का मोमेंटम ज्यादा है ना, ट्रक को स्टॉप करना मुश्किल होगा। अगर गाड़ी का कार का मोमेंटम ज्यादा हो गया ना, तो कार को स्टॉप करना मुश्किल होगा। हर चीज है ही मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम डिपेंड किस पर करते हैं? दो चीजों पर, मैस पर और वेलोसिटी पर, याद रखना। तो इसका मतलब है कि मोमेंटम उतना ज्यादा होता जाएगा जितना मैस ज्यादा होता है, जितनी फोर्स ज्यादा होती है। ऐसे ही है। लेकिन यहां पर इस वाले केस में देखें, इस वाले केस में वेलोसिटी उतनी है जितनी हम पहले प्रोवाइड कर रहे थे। फोर्स जितनी, अगर सपोज यहां पर फोर्स जो है वो 4 बंदे लगा रहे थे ना, तो तब 10 हुई थी, तो यहां पर भी 4 बंदे ही फोर्स लगा रहे हैं, तब भी 10 ही है। लेकिन मसला क्यों है? ये ज्यादा फिर भी क्यों है? मैस की वजह से। अपने मैस की वजह से इसका मोमेंटम ज्यादा है। इसीलिए जब लड़ाई होती है ना, तो एक बंदा मोटा है, ऐसे पेट निकला हुआ है, ये मोटा है, उसे चलना भी मुश्किल है, और एक सूखा सा बंदा है बेचारा, दोनों लड़ पड़े हैं, कौन ज्यादा मार खाएगा? जनरल ना, अब जो मोटा बंदा है उसको गिराना मुश्किल है, क्योंकि उसका मैस ज्यादा है, उसका मोमेंटम ज्यादा है। और जो सूखा बंदा है उसका मोमेंटम कम है, उसका मोमेंटम कम है। मोटे बंदे का मैस ज्यादा है, उसको गिराना मुश्किल है। लेकिन अगर वो गिर गया, अब उसका उठना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसका मोमेंटम ज्यादा है। ट्रक को रोकना मुश्किल है, लेकिन जब रुक जाएगा ना, तो एकदम से उसको भगाना मुश्किल है, क्योंकि उसका मोमेंटम ज्यादा है। बात समझी? गाड़ी को आसानी से रोका जा सकता है, लेकिन जब वो स्टार्ट देगी तो वो एकदम से यूं स्पिनिंग स्किडिंग करते हुए यूं निकल जाएगी, स्पोर्ट्स कार पर यूं निकल जाएगी, उसका मोमेंटम कम है। ट्रक भारी है, जा रहा है, उसको रोका बड़ी मुश्किल से है। पहली बात, रुकेगा नहीं, अगर मुश्किल से रोक भी लिया ना, अब उसको जल्दी से निकाल, वो जल्दी वो आहिस्ता आहिस्ता निकलेगा, आहिस्ता आहिस्ता निकलेगा वो, क्योंकि उसका मोमेंटम ज्यादा है। एग्जैक्टली। चले चले, अब हमने एक्चुअली में देखना है फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन क्या है। हम ऐसा करते हैं कि इसको हम 5 kg ही रखते हैं, वेलोसिटी जो है वो हम कर देते हैं जी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको भी आप चेंज कर दें। अब ये बात हो रही है, ये कार ही है, ठीक है, इसका मोमेंटम आ जाएगा हमारे पास 50 और इसका मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा 100। ऐसी है ना। चले, ये गाड़ी स्टार्ट होती है 12 बजे, सपोज करते हैं 12 बजे स्टार्ट होती है, उसकी वेलोसिटी होती है 10, 10 उसकी वेलोसिटी होती है, उसका मोमेंटम होता है 50। अब उसकी एक्सेलरेशन दबा रहे हैं, उसकी वेलोसिटी 10 की बजाय जाती है 20। अब मुझे वहां पता है वेलोसिटी को 10 से 20 पर लेकर आना कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा ना, जितना भी लगेगा, टाइम तो लगेगा ना, चाहे 1 सेकेंड लगे,
चाहे 50 सेकंड लगे, चाहे 10 मिनट लगे, टाइम तो लगेगा ना वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए, स्पीड पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ना। तो सपोज करते हैं कि वो टाइम 12:01 पर आ जाता है, 1 मिनट लग जाता है, सपोज कर रही है। इसका मतलब है कि ये वाला हमारे पास होगा इनिशियल मोमेंटम और ये हमारे पास होगा फाइनल मोमेंटम। ठीक हो गया। तो इनिशियल मोमेंटम को लिखेंगे पी आई के साथ, फाइनल मोमेंटम को लिखेंगे पी एफ के साथ। ठीक हो गया। लेकिन कुछ ना कुछ टाइम भी लगेगा, ये चीज याद रखिएगा। हम बात करते हैं इनिशियल मोमेंटम की। इनिशियल मोमेंटम को लिखेंगे पी आई के साथ और मोमेंटम का फॉर्मूला होगा एम वी। तो ये पी आई है तो वी एम आई और वी आई। ठीक है। लेकिन जो आई है ना वो एम के साथ हम नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एम सेम है, मैथ सेम है, वो भी 5 kg है, वो भी 5 kg है। जितना इनिशियल में मैथ था उतना ही फाइनल में मैथ है, इसलिए हम मैथ के साथ आई नहीं लिखेंगे। आई हम वी के साथ लिख रहे हैं क्योंकि वी पहले कुछ और था, बाद में कुछ और है। तो हम बात कर रहे हैं इनिशियल की, तो हम इनिशियल वाला वी लेंगे, ये वाला। बात समझाई? अब बात करते हैं फाइनल मोमेंटम की। फाइनल मोमेंटम करेंगे पी एफ इज इक्वल टू एम एफ और वी एफ। ठीक हो गया। लेकिन जो एफ है वो एम के साथ नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एम हमारा सेम है, मैथ्स वाला सेम है। ठीक हो गया। अगर इन दोनों का हम चेंज लें, चेंज इन मोमेंटम अगर हम करते हैं, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे करेंगे हम? पी एफ माइनस पी आई, ऐसे करते हैं ना, क्योंकि फाइनल हम पहले लिखते हैं, हम इनिशियल बाद में, फाइनल हमेशा ज्यादा होता है। तो वही बात है कि अगर हम फाइनल मोमेंटम पहले लिखे, चले यहां पर भी लिख लेते हैं, चेंज मोमेंटम ये आ जाएगा। फाइनल मोमेंटम हमारे पास आएगा ये वाला, ये है ना। तो ये वाली वैल्यू हमने यहां लिख ली है, तो इस साइड पर हम ये वाली वैल्यू लिख देते हैं, एम वी एफ माइनस एम वी आई। ठीक है। तो पी एफ माइनस पी आई, इसमें एम कॉमन है, अंदर बच जाएगा हमारे पास, बल्कि अभी इसको रहने देते हैं, ये हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। देखिए हमने ये कहा है कि इनिशियल से फाइनल पर जाने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लगता है, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। यानी कि मोमेंटम चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मोमेंटम चेंज होगा टाइम के लिहाज से। ठीक है। तो हम करते हैं जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के लिहाज। ठीक है। तो पी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइड बाय टाइम। ठीक हो गया। तो इसको हम नेक्स्ट करते हैं जी, चले इधर कर लेते हैं, स्पेस कम है। तो ये तो हमारे पास आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट इन चेंज इन मोमेंटम। और इसमें देखें एम कॉमन आ रहा है, तो एम को हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि जितना एम वी एफ में है उतना एम वी आई में है। ऊपर आ जाएगा एम कॉमन और डिवाइड बाय आ जाएगा टी। तो टी को एम के नीचे लिखना फजूल है, टी को हम वेलोसिटी के नीचे लिखते हैं ये। अब ये हमारे पास क्या बनेगा, ये क्या बनेगा हमारे पास? वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाय टाइम, ये क्या चीज है? वी एफ माइनस वी डिवाइड बाय टाइम, वी एफ माइनस वी डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ये एक्सेलरेशन तो नहीं है? आई थिंक ये वही है, आई एम श्योर ये वही है, क्योंकि हमने चैप्टर 2 और चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है एक्सेलरेशन क्या होता है। तो मैं दोबारा यहां पर लिख देता हूं, एक्सेलरेशन हमारे पास होता है वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाय टाइम, बिल्कुल ये वही है। तो हम इस सारे की जगह पर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू एम, और इस सारे की जगह पर आ जाएगा ए। अब बताएं ये क्या चीज है? एम ए, एम ए क्या चीज है? एम ए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो नहीं है? नहीं वो नहीं है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नहीं, उसमें तो फॉर्मूला नहीं है। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही है, बिल्कुल याद आ गया। तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? एम ए। तो हम यही वाली वैल्यू अब इस सारे की जगह पे हम एफ लिख सकते हैं, एम ए की जगह पे एफ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो
तो पी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाई टाइम इज इक्वल टू एफ। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि फोर्स जो होगी, जो अप्लाई होगी किसी ऑब्जेक्ट पर, जिसकी वजह से उसमें मोशन होगी, जिसकी वजह से उसमें मोमेंटम होगा, वो फोर्स इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइड बाय टी। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिवाइड बाय टी का मतलब रेट ऑफ चेंज। तो ये हमारे पास होगा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी। किसी बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई करती है होती है, उस फोर्स की वजह से मोमेंटम चेंज होता है, और वही मोमेंटम रेट ऑफ चेंज, यानी कि मोमेंटम चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मोमेंटम जो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो इक्वल होगा अप्लाइड फोर्स के। यानी कि जितनी ज्यादा हम फोर्स अप्लाई करते जाएंगे, मोमेंटम उतना ज्यादा चेंज होता जाएगा, इसका मतलब ये है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास रिलेशन आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और फोर्स का। ठीक हो गया, चले चले थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। शीशा, आईना, मिरर, या फिर जो होते हैं ना ये ग्लास के जो बर्तन होते हैं, शीशे के जो बर्तन होते हैं, जैसे कि कप है, ग्लास है, बर्तन जो होते हैं शीशे के, या फिर जो नाजुक बर्तन होते हैं ना, उनको एक सिटी से दूसरी सिटी में अगर लेकर जाए ना, तो उनके साइडों पर ना बड़े वो फोम रख देते हैं, मतलब शीट्स रख देते हैं साइडों पर, उनमें पैक करते हैं, ताकि रास्ते में अगर कोई जंप वगैरह लगते हैं, कोई हर्डल्स आती हैं, तो जो रोड अगर खराब है तो वो जो बर्तन है ना वो ना टूटे। आपने कभी सोचा इसके पीछे फिजिक्स क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? सीट बेल्ट हम पहनते हैं तो हम एक्सीडेंट से महफूज रह सकते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक ये है, जब हम किसी भी नाजुक चीज को किसी भी फोम के साथ, पॉलीथीन शीट के साथ हम लिपेट देते हैं ना, तो ये जो शीट्स होती है ना, ये बहुत सॉफ्ट होती है, इनकी कैविटीज में एयर होती है, इनके जो छोटे छोटे सुराख होते हैं, बारीक होते हैं, इनके जब फोम होता है ना, फोम प्रेस करने से दब जाता है, इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, उन सुराखों में हवा होती है। तो जब कोई एक्सीडेंट होने लगता है ना, तो ये जो फोम होता है ये इम्पैक्ट टाइम को इंक्रीज करता है। अब इम्पैक्ट का टाइम कर, इम्पैक्ट होता है इम्पल्स से, आप समझ लें इम्पैक्ट मतलब असर होने वाला, यानी कि वो वाला जो जब एक्सीडेंट होता है ना, तो बर्तन के ऊपर फोर्स लगती है, धक्का लगता है, तो साइडों पर चूंकि पॉलीथीन शीट होती है, फोम होता है, तो ये फोम के अंदर हवा होने की वजह से ये उस इम्पैक्ट टाइम को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, इंक्रीज करने की वजह से वो सेव रहता है। हम सीट बेल्ट पहनते हैं, फास्टन योर सीट बेल्ट पहन कर रखते हैं। अगर हम सीट बेल्ट नहीं पहनते, अल्लाह ना करे एक्सीडेंट होता है, तो हमको स्टॉप सीट बेल्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने सीट बेल्ट नहीं पहना, हमको कोई और ऑब्जेक्ट स्टॉप करेगा। और वेट का मतलब क्या है? एक्सीडेंट हुआ, बंदा स्टीयरिंग के ऊपर जाकर गिरा, स्टीयरिंग से विंड स्क्रीन में जाकर गिरा, तो विंड स्क्रीन उसको स्टॉप करेगी, और विंड स्क्रीन अगर स्टॉप करेगी ना, तो वो सीरियस इंजरीज का बायस बनेगी। ठीक है, अब सीट बेल्ट पहनने का फायदा ये होता है, सीट बेल्ट लगाने का फायदा ये होता है कि सीट बेल्ट जो होता है ये इम्पैक्ट टाइम को इंक्रीज करता है। कैसे? क्योंकि सीट बेल्ट जो होता है ये एडिशनल टाइम जो है ना वो प्रोवाइड करता है। अगर सपोज अल्लाह ना करे एक्सीडेंट होता है, तो बंदे ने अब पहले स्क्रीन, विंड स्क्रीन के ऊपर नहीं लगना, पहले जो बेल्ट है ना, बेल्ट ने कहना पहले मुझे खोलो, फिर मैं आपको आगे जाने दूंगा। ठीक है, अब बेल्ट को खोलने के लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, हमें बेल्ट से रिलीज होने के लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, और वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट तो अचानक होता है, सडन होता है, इंपल्स होता है, इंपैक्ट बहुत फास्ट होता है ना, उसमें तो नहीं होता एक्सीडेंट कहता है मैं आ रहा हूं, मैं एक्सीडेंट होने लगा हूं, बच जाओ, नहीं ऐसे नहीं ना कहता, वो तो अचानक हो जाता है ना। वो जो अचानक होता है ना, तो अचानक होने की वजह से सीट बेल्ट जो है ना वो रिलीज बंदे को नहीं करता, वो कहता है भाई मुझे अचानक नहीं पता, मुझे एक्स्ट्रा टाइम दो, तब मैंने आपको आगे जाने देना, तब मैंने आपको स्टीयरिंग के ऊपर लगने देना है, ये चीज है। तो सीट बेल्ट को एक्स्ट्रा टाइम रिक्वायर्ड होता है, वो एक्स्ट्रा टाइम मिलता नहीं है उसको, जिसकी वजह से बंदा, ड्राइवर जो सीट पे बैठा, जिसे सीट बेल्ट लगाया होता है, वो सीरियस इंजरी से बच जाता है। बात समझाई? ये सिंपल सा मैंने आपको बताया, क्लियर? और नेक्स्ट टाइम आई होप कि आप ड्राइविंग करते हुए सीट बेल्ट पहन कर रखें। इसी तरह जो एयर बैग्स होते हैं ना गाड़ी के अंदर, उनका भी यही काम होता है। ठीक है, एयर बैग मतलब बैग्स हैं, उनके अंदर हवा है, एयर हवा है, बैग के अंदर हवा मौजूद है, तो हवा जो होगी वो इंपैक्ट टाइम को इंक्रीज कर देगी। ठीक है, हवा कहेगी भाई पहले मुझे रिलीज करो,
पहले मुझे निकालो, फिर मैं इस बंदे को विंड स्क्रीन के ऊपर मारूंगी। ठीक है, अब हवा को निकालने के लिए अचानक नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो एक्स्ट्रा टाइम मिलता नहीं है, जिसकी वजह से इंसान इंजरी से बच जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने फोर्स और मोमेंटम को रेट किया। आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। थैंक यू।